हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा। हिस्ट्री को ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी में भी प्रश्न संख्या 41 तक हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 42 से स्टार्ट करेंगे। ये बीपीएससी के साथ साथ किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। 2 से 3 बार इस सीरीज को रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने बताइए किस पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय के जगह पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संतुति की। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्याओं पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। मंडल पंचायत यानी गांवों के समूह, याद रखिएगा। 43 है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो किस प्रकार के प्राधिकरण या निकाय या समिति है। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है ये प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच संपर्क को स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे और इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और प्रशासनिक समिति। 44 है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। किस प्रकार की ये मतलब कि संस्था है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो भारत में ब्लॉक स्तर पर जो बनी पंचायत समिति है वो केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 45 है, 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के सूची में जातियों की जो संख्या है 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद इसकी जो संख्या है 1206 है। 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। 46 है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन से, और शेष 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। 47 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, यानी बी ऑप्शन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंसन ने की थी। 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है और इसका मुख्यालय लंदन में है। 48 है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। चीन की जो समाचार एजेंसी है इसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी याद रखिएगा, और इसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, और ये चीन की एक समाचार एजेंसी है। 49 है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। बताइए।
किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। येलो बुक फ्रांस सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट है। प्रश्न संख्या 50, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहां हुई थी? भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में, याद रखिएगा, बंगलुरु में हुई थी, यानी सी ऑप्शन। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में बंगलुरु में की गई थी। 51 है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। बीएसएफ का गठन जो है, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल का जो गठन है 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जो भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 52 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया कब? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने, इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुई। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप के क्रियान्वित होने की जो तिथि है, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को जो है ये ग्रहण करते हैं। 53 है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। 54 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किस सभा के द्वारा या किस संसद के द्वारा? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। 55 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना के सिलसिले में जो क्रम दिया गया है वो कौन सा क्रम सही है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित जो क्रम है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित जो शब्द है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, याद रखिएगा। 56 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 57 है, भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कैसे? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान में जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से, हम भारत के लोगों से, यानी डी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, जो शब्द है हम भारत के लोग, इन शब्दों से यह शुरू होता है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। 58 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को जो है, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी सी ऑप्शन।
प्रजातंत्र का जो प्रजातंत्र है इसका आशय प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार। जनता है तो जनता के लिए सरकार बनेगी और जनता के द्वारा ही सरकार का जो है निर्माण किया जाएगा। लोगों को सरकार चुनने बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का ही जो है यही आशय है। 59 है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो क्या है, तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में ये एकात्मक है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भारतीय संविधान है जो इसकी प्रकृति है, प्रकृति में अगर देखें तो संघीय है लेकिन भावना में ये एकात्मक रूप को ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए संविधान अगर बात करें तो संविधानवेताओं ने संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया है, संघात्मक और एकात्मक के रूप में। एकात्मक संविधान का वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है जो प्राय केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेताओं में काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रो जेनिंग्स के अनुसार अगर बात करें तो भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में इनको आपत्ति है। देखिए प्रो वेयर यानी प्रोफेसर वेयर ने इस अर्ध संघीय संविधान या एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है कि जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। तो विशुद्ध संघात्मक भी नहीं है और विशुद्ध एकात्मक भी नहीं है। 60 नंबर है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है दल बदल विरोधी कानून से, यानी डी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका जो संबंध है वो है दल बदल विरोधी कानून से और इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 61 है भूमि सुधार के विषय में, भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत आता है, तो जो भूमि सुधार है ये राष्ट्र सूची के विषय के अंतर्गत आता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 62 है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, याद रखिएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, यानी भारतीय बैंक में धन को जमा करके आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित भी हुआ। इसके द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। किस किस के द्वारा, तो भारतीय नागरिकता जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित के होने पर जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, रजिस्ट्री के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है बैंक में आप नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। 63 है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। 64 है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है क्या है, बताइए। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी 64 नंबर। विधि का नियम या कानून का अधिराज का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है
कोई, और साथ ही कोई, अगर कोई व्यक्ति जो है कानून के ऊपर नहीं है, साथ ही कानून किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। 65 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, इसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको इस रिट में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 66 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में, पहला प्रश्न यही है, इसको ध्यान में रखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद 67 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान निम्नलिखित में से अगर पूछा जाए प्रश्न की, जो भारत के जो संविधान है इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19। 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। 19(1) का जो है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से यह संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत अब नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा के अनुच्छेद 300 क में शामिल करके केवल विधि या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 69 है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम की या पोस्टमार्टम ही कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है? संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम की जो है संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकार परीक्षा, यानी डी ऑप्शन। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में को वारंटों को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम ही कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय के लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णित न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। इसलिए विकल्प ई सही उत्तर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में जो है विकल्प डी सही माना है। 70 नंबर है, एक कल्याणकारी राज का आदर्श जो है वर्णित है। एक कल्याणकारी राज का जो आदर्श वर्णित है किसमें? तो राज के नीति निर्देशक तत्वों में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक कल्याणकारी राज के जो आदर्श है राज के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज के द्वारा नीति के निर्माण और कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। 71 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी। भारत में राज के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। 72 है, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, यह परिवर्तनीय नहीं है। इसको
चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय, इसमें बदलाव किया जा सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, इसमें बदलाव नहीं होता है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिया गया सुरक्षा की गारंटी है। 73 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संशोधन के द्वारा? मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है, मूलतः अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या वो 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है, आचार आदेशों, याद रखिएगा। 74 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 है, निम्नलिखित में आपको बताना है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह मौलिक कर्तव्य है, यानी बी ऑप्शन। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, उसकी रक्षा करना, महत्व प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, और यह अनुच्छेद 51 क छ में शामिल किया गया है। 76 है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बताइए इनकी भूमिका किस रूप में होती है? राष्ट्रपति किसके हिस्सा होते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं, बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये संसद का मतलब कि एक अभिन्न अंग होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। 77 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, कैसे? चुनाव का जो प्रोसीजर है कैसे होता है? भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 55(3) के अनुसार 55 थर्ड के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। बी और सी दोनों सही है। बी और सी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, तो बी और सी दोनों सही है। 78 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसके मतलब कि उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यह भी प्रश्न आपको याद रखना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यही है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, याद रखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। यह विवाद कहां पर जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, कोई मतभेद है, तो उस विवाद का जो अनुच्छेद है 71(1) के अनुसार ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। तो जो आर्टिकल 71(1) है, इसमें इन बातों को जिक्र किया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद है तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। 79 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, कैसे? उनके पद से हटाने का जो प्रोसीजर है वो बताइए। तो आर्टिकल 56 के खंड जो 1 के उपखंड जो ख है, इसके अनुसार अगर बात करें तो देखिए, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित, 61 में क्या है?
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को दिया गया है। तो 61 में उपबंधित रीति से संसद के द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से उन्हें हटाया जा सकता है या हटाया जाएगा, तो संसद के द्वारा, डी ऑप्शन। राष्ट्रपति को जो है उनके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? संसद के द्वारा। संसद भी ऐसे नहीं हटाता है, इस प्रक्रिया को, यानी इनके जो हटाने की जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को फॉलो करता है और जांच पड़ताल के बाद जो है इनको पद से हटाया जाता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 53(1) के अनुसार अगर बात करें, यानी जो अनुच्छेद 53(1) है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा और इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। 81 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारत सरकार के नागरिक सेवा के भी प्रमुख होते हैं। 82 है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। 83 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, यानी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 352 है, इसके अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है: हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, यानी सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर जो है ये आर्टिकल जो 352 है, इसके आधार पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद 84 है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर, किसकी एडवाइस पर राज्य में राष्ट्रपति शासन को जो है लागू किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर। गवर्नर करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा गवर्नर। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल यानी गवर्नर के रिपोर्ट मिलने पर ही लागू किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 85 से आगे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।